ऑपरेशन मेघदूत कहानी है इसी सियाचिन की, जिसे भारत ने युद्ध नीति से नहीं बल्कि कूटनीति से वक्त के साथ रेस लगाते हुए वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वहां पहली बार अपना तिरंगा लहराया था। भारत के एक सजग, जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक नरेंद्र बुल कुमार की सूचना और रॉ की पुख्ता खबर और लंदन में चली शानदार चालबाजी ने जहां भारतीय सेना को सजग किया, तो उसके बाद भारतीय सेना की अदम्य रणनीति ने बिना लड़े ही कई 100 किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान के संभावित कब्जे से छीन लिया था। इस सियाचिन के भारत से जुड़ने की हर कहानी का ही नाम है ऑपरेशन मेघदूत। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सियाचिन यानी जंगली गुलाबों का घर, समुद्र तल से 19,000 फीट ऊपर बर्फीले ग्लेशियर में जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, उसका नाम है सियाचिन, जो आज न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा और युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, बल्कि वहां अप्रैल 1984 से बंदूकें गरज रही हैं। तभी इस ग्लेशियर के दोनों ओर पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने पूर्व क्षेत्र की शक्सकम घाटी को चीन को उपहार में दे दिया है, भारत के लिए सियाचिन का महत्व और बढ़ गया है। सियाचिन क्षेत्र रणनीतिक रूप से ऐसी जगह स्थित है जहां यह उत्तर में शक्सकम घाटी पर हावी है, तो पश्चिम की ओर लगभग पूरे गिलगित बाल्टिस्तान पर नजर रखता है, जिस पर 1948 से पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इस संघर्ष की जड़ें 1949 में कराची समझौते से जुड़ी हैं, जब भारत और पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के बेस तक तो नक्शे पर युद्ध विराम रेखा का सीमांकन किया, लेकिन सियाचिन जहां से सीमा रेखा उत्तर की ओर ग्लेशियर तक चली जाती है, दोनों ने उस पर अपने अपने दावे भी किए, लेकिन इस समझौते में कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया। 50, 60 और 70 के दशक में इस बंजर दुर्गम क्षेत्र को दोनों पक्षों ने नजरअंदाज किया, लेकिन 1963 में शक्सकम घाटी को चीन को सौंपे जाने के बाद पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में कई पर्वतारोहण अभियानों को अनुमति देना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दावा करना अब आसान हो गया कि ये उनका क्षेत्र है। इस दावे को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान हर पर्वतारोहण टीम के साथ एक सैन्य अधिकारी को भी संपर्क अधिकारी के रूप में भेजता, जो न केवल इलाके की मैपिंग करता बल्कि पाकिस्तान को आगे की योजना बनाने में भी मदद करता था। पाकिस्तान का यह अभियान सबसे पहले भारत के एक पर्वतारोही और हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के कमांडेंट कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को खटके, जिसके बाद उन्होंने भारतीय अधिकारियों के सामने वो मानचित्र रखे जिनमें इस भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान में दिखाया गया था। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से अपने स्वयं के पर्वतारोहण अभियानों को अनुमति देने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय अधिकारी भी जानते थे बिना किसी उचित योजना और इलाके के मानचित्रण के वहां ऑपरेशन करना सही नहीं था। नरेंद्र बुल कुमार के बहुत समझाने के बाद सरकार ने 1978 में अपने स्वयं के पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व करने की उन्हें अनुमति दे दी। इस प्रकार 1978 में वहां जाने वाली पहली भारतीय टीम का नेतृत्व कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने किया। बुल कुमार ने एक ऐसी टीम का चयन किया जिसमें न केवल पर्वतारोहण कौशल था, बल्कि उनमें सैन्य योजनाकार भी थे। नरेंद्र बुल कुमार को इस अभियान में सियाचिन की ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी सेना के निशान के साथ भारी मात्रा में मलबा मिला, जिसमें अब नरेंद्र बुल कुमार के लिए भारतीय अधिकारियों को समझाना थोड़ा आसान हो गया। पाकिस्तान की योजना कुछ स्पष्ट नजर आने लगी। अब भारत ने भी पाकिस्तानी पर्वतारोहण अभियानों का मुकाबला करने के लिए भारतीय अभियानियों की एक श्रृंखला को शुरू करने का फैसला किया, जिसके बाद 1980 से विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न मौसमों में 1 दर्जन से अधिक अभियान शुरू किए गए। इन भारतीय अभियानों में रावलपिंडी के सेना हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी योजनाकारों के दिमाग में शक पैदा कर दिया। जिस जगह को वो अपना माने बैठे थे, वो महत्वपूर्ण इलाका अब उन्हें अपने हाथ से जाता नजर आने लगा। पाकिस्तान ने तुरंत सर्दियां बीतने के बाद सियाचिन ग्लेशियर की उन प्रमुख चोटियों पर कब्जा करने की योजना बनाई, जिस पर भले ही दोनों देश अपना अपना दावा करते थे, लेकिन दोनों देशों ने ना हवा कोई कब्जा किया था, ना ही कोई सीमा रेखा खींची थी। सॉल्ड्रो और रिज की ऊंचाई और उसके सियालात, बिलाफोंड और ग्योंगला के मुख्य दरों पर कब्जा करने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने अपना मिशन शुरू करने का फैसला किया, जिसके अनुसार 17 अप्रैल 1984 तक इन चोटियों पर अपने सैनिकों को तैनात करने की योजना के साथ पाकिस्तानी सेना ने लंदन स्थित एक कंपनी को सियाचिन में सैनिकों की तैनाती के लिए 150 आर्कटिक गियर सप्लाई करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत तो काफी समय पहले से ही अपने सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर जैसी परिस्थितियों में ढाल रहा था। 1982 में भारत ने अपने सैनिकों के एक ग्रुप को प्रशिक्षण अभियान के लिए अंटार्कटिका भेजा था।
1983 में भारत ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में सेना के साथ साथ कुछ अर्धसैनिक बलों को भी ग्लेशियर क्षेत्र में तैनात किया था। तब भारत ने 1982 और 1983 में इन दोनों अभियानों के लिए यही आर्कटिक गियर खरीदे थे। और इसे पाकिस्तान का दुर्भाग्य कहा जाए या इसके योजनाकारों की बेवकूफ़ी, जो इन्होंने लंदन में उसी कंपनी को 150 आर्कटिक गियर का ऑर्डर दिया, जो कंपनी पहले ही भारत को काफ़ी आर्कटिक गियर की सप्लाई कर चुकी थी। और इस तरह राव को पाकिस्तान के मंसूबों का आभास हो गया। भारत ने भी कंपनी को यह सूचना देने का इनाम देते हुए गुप्त रूप से 300 आर्कटिक गियर का ऑर्डर दे दिया, जिसके आईएसआई को भनक तक नहीं लग पाई। राव ने तो यह सुनिश्चित किया कि कंपनी पाकिस्तान की सेना को टाइम पर आर्कटिक गियर ही न दे पाए। यह बात अलग है कि बाद में यह कंपनी पाकिस्तान तो क्या, भारत को भी समय पर आर्कटिक गियर की सप्लाई नहीं कर पाई। कुल मिलाकर अब भारतीय योजनाकार जोश में आ गए थे। उन्हें अब यकीन हो गया था कि पाकिस्तान सियाचिन में कुछ योजना बना रहा है। भारत को भी तुरंत कोई फैसला लेना था और भारत ने लिया। उभरते खतरों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने तुरंत ऑपरेशन को मंजूरी दी और आवश्यक साजो सामान के साथ तुरंत फंड भी उपलब्ध करवा दिया। और इस तरह ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हो गई। प्रेम हूण और उनके वरिष्ठ जनरल स्टाफ अधिकारी ब्रिगेडियर जे.एल. मल्होत्रा अब ऑपरेशन मेघदूत की सबसे छोटी बारीकियों की योजना बनाने में लग गए। पूरी योजना उच्चतम स्तर पर बनाई गई थी, जिसमें तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल C.N. सोमन्ना, पश्चिमी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल M.L. छिब्बर और उत्तरी कमान MGGS मेजर जनरल अमरजीत सिंह सीधे शामिल थे। 5 करोड़ की लागत से इस परियोजना की योजना बनाई गई। रो ने पता लगा लिया कि पाकिस्तान 17 अप्रैल के आसपास सियाचिन पर कब्जे के लिए अपनी टीम को रवाना कर सकता है। भारत ने इससे 4 दिन पहले ही सियाचिन पर कब्जा करने का प्लान बनाया और 13 अप्रैल को अपने सैनिकों को ही सियाचिन पर पहुंचाने का निर्णय लिया। भारत ने भले ही 13 अप्रैल को बैसाखी होने के कारण काफ़ी शुभ दिन माना जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 13 नंबर को एक अशुभ संख्या माना जाता है। पाकिस्तानियों को तो लगता था कि भारतीय तो हर काम मुहूर्त के हिसाब से ही करते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान को बहुत कम उम्मीद थी 13 अप्रैल के दिन भारत की तरफ से कोई गतिविधि होगी। जबकि भारत तो इसी दिन के लिए पहले ही कुमाऊं और लद्दाख स्काउट के पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े साहसी सैनिकों को इस ऑपरेशन के लिए चुन चुका था, जिनकी तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। मार्च के अंत के आसपास भारतीय सैनिकों ने जोजिला दर्रे से होते हुए ग्लेशियर के बेस की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही Mi-17 और चेतक हेलीकॉप्टरों ने जरूरी सामान को आधार शिविरों में जमा करना शुरू कर दिया। इस कार्य के लिए ब्रिगेडियर VN के नेतृत्व में 4 टीमों को तैनात किया गया। चन्ना जो कि ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने एक टीम को विलाफोन ला पर कब्जा करने, दूसरी को सियाला और तीसरी टीम को ग्योंगला की ओर बढ़ने को चुना। ये तीनों ही रास्ते पाकिस्तान की ओर से ग्लेशियर की ओर आते थे। इसके साथ ही पाकिस्तान की सेना को ग्लेशियर तक पहुंचने से रोकने के लिए भारतीय सैनिकों को सॉल्ट रिज की ऊंची जगहों पर भी कब्जा करना था। एक बार जब इन स्थानों पर कब्जा हो जाता तो किसी भी दुश्मन के लिए भारतीय सेना को इन ऊंचाइयों से बेदखल करना लगभग असंभव था। ऊंचाइयों पर जाने के अगले चरण में चुने हुए सैनिकों ने गुप्त रूप से बेस कैंप तक मार्च किया। बस आर्कटिक गियर का ही इंतजार बाकी था, जिनकी अभी तक लंदन की कंपनी भारत को आपूर्ति नहीं कर पाई थी। पता नहीं कौन कहता है कि अंग्रेज वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। खैर, भारतीय सैनिक तो पूरे जोश में थे। वो बिना आर्कटिक गियर के ही आगे बढ़ना चाहते थे। देर से सही आर्कटिक गियर का पहला सेट भी 12 अप्रैल 1984 को शाम करीब 5 बजे बेस कैंपों में पहुंच गया। अगली सुबह 13 अप्रैल को मेजर R.S. संधू अपनी पलटन को सॉल्ट रेंज की ऊंचाइयों तक पैदल ले गए और वहां तैनात होने वाले वो पहले भारतीय अधिकारी थे। इसके साथ ही 5:30 बजे स्क्वाड्रन लीडर SS बेस द्वारा उड़ाए गए एक चीता हेलीकॉप्टर ने कैप्टन संजय कुलकर्णी और उनके रेडियो ऑपरेटर को लेकर बेस कैंप से उड़ान भरी और विलाफोन ला दर्रे की ओर बढ़ गए। हेलीकॉप्टर केवल 2 व्यक्तियों को ले जा सकता था, लेकिन तेज हवा के कारण वो बर्फ से ढकी ऊंचाइयों पर उतर नहीं सकता था। अब कैप्टन कुलकर्णी और उनके रेडियो ऑपरेटर दोनों को हेलीकॉप्टर से सीधे नीचे कूदना था। कैप्टन कुलकर्णी और उनके ऑपरेटर ने भगवान से प्रार्थना की और छलांग लगा दी और सियाचिन की नरम बर्फ ने उनको अपनी गोद में भर लिया। और इस तरह भारतीय सेना ने अपने अधिकार के साथ सियाचिन पर पहली बार अपने कदम रखे। इस तरह लगभग 17 उड़ानें हुई
और 10 बजे तक लगभग 30 सैनिक यानी सैनिकों की लगभग एक पूरी पलटन विलाफोन ला दर्रे पर थी। और 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर एक प्रचंड बर्फीले तूफान के बीच वहां पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया। भारतीय सैनिकों का यह सियाचिन से पहला साक्षात्कार था जिसका अब दुष्प्रभाव भी सामने आने लगा। 3 घंटों में ही रेडियो ऑपरेटर को फुसफुसिया एडिमा हो गया और उन्हें वापस भेजना पड़ा। 1900 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक अन्य सैनिक लॉन्स नायक रमेश सिंह खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए और 16 अप्रैल को उनका निधन हो गया। हालांकि रेडियो प्रसारण वर्जित था, लेकिन अब तक भारतीय सैनिक अपना काम पूरा कर चुके थे। कैप्टन कुलकर्णी ने मुख्यालय को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करते हुए एक मैसेज भेजा, जिसे पाकिस्तानियों ने भी पकड़ लिया। भयानक मौसम के बावजूद अब उन्होंने भी अपना विशेष सेवा समूह और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की टुकड़ियों को पैदल ही ग्लेशियर की ओर ले जाना शुरू कर दिया। 3 दिनों के बाद मौसम साफ हुआ और 17 अप्रैल को भारतीय वायुसेना ने मेजर बहुगुणा और उनके लद्दाख स्काउट के प्लाटून को अगले उद्देश्य सियाला दर्रा के आसपास छोड़ने के लिए 32 उड़ानें शुरू की। पलटन घुटनों तक ऊंची बर्फ में 5 किलोमीटर तक चली और दोपहर तक ये दर्रा भी अब भारतीय सेना के हाथों में था। अंत में साल्टर और रिज के आसपास के महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जे के साथ अब पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारतीय सैनिकों के हाथों में था, जो 2550 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाले सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के लगभग पूरे हिस्से को कंट्रोल कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना ग्लेशियर पर कब्जा करने में 3 दिन लेट हो चुकी थी। उनके आने से पहले ही भारतीय सैनिकों के कदम सियाचिन के हर कोने में पहुंच चुके थे। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय कब्जे को हटाने के लिए कोड नेम ऑपरेशन अबाविल नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो बर्फ पर 3 दिन की यात्रा के बाद 23 अप्रैल को बिलाफोन ला दर्रे पर पहुंचे और शाम 4 बजे के आसपास उन्होंने पहला हमला किया, जिससे निगरानी पोस्ट पर भारतीय संतरी की मौत हो गई। और सदियों से खामोश चोटियां पहली बार 23 अप्रैल को गोलीबारी की आवाज़ों से गूंज उठी। पाकिस्तानियों के लिए घुटनों तक गहरी बर्फ में आवाजाही धीमी और कठिन थी, जबकि भारतीय ऊंचे स्थान पर थे और बढ़त बनाए हुए थे। उन्होंने पाकिस्तानियों के हमले को आसानी से नाकाम कर दिया। इस पहले हमले में ही 26 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अगले दिन और फिर 27 अप्रैल को एक और हमला हुआ। इसे भी भारतीय सेना ने आसानी से विफल कर दिया। इसके बाद तो मई और जून तक पाकिस्तानी सैनिकों के भारतीय सेना की नव स्थापित चौकियों पर हमले होते रहे, लेकिन वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाए, जबकि भारतीय सेना की स्थिति दिन ब दिन मजबूत होती रही और इन ऊंचाइयों पर पाकिस्तान के लिए कब्जा करना लगभग असंभव हो गया। और अगले कुछ महीनों में दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं तैनात कर दी। अब पाकिस्तानियों ने आसपास की ऊंचाइयों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जुलाई 1984 में पाकिस्तानी एनएसजी कमांडो ने एक डेयरिंग हेलीकॉप्टर हमले में विलाफोन ला दर्रे की ओर देखने वाले एक ऊंचे हिस्से पर कब्जा कर लिया और उन्होंने इस पोस्ट को क्वायत पोस्ट का नाम दिया। और अगले 3 वर्षों से अधिक समय तक लगभग आसपास की कई भारतीय पोस्ट पर ये चौकी हावी रही। 1987 और 1989 में पाकिस्तान ने सैन्य तानाशाह जनरल मुशर्रफ के नेतृत्व में सियाचिन पर दोबारा कब्जा करने के लिए फिर से कोशिशें की, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान असफल ही रहा। बल्कि अब तो भारतीय सेना के लिए भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट कायद पर तब जीत हासिल की जब बाना सिंह ने अपने साथी राइफलमैन चुन्नीलाल, लक्ष्मण दास, ओमराज और कश्मीर चंद की मदद से 1500 फीट ऊंची खड़ी चट्टान पर चढ़ने के बाद दिन के उजाले में इस पोस्ट पर हमला किया। पाकिस्तानियों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भारतीय -50 डिग्री के तापमान पर 460 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार पर चढ़कर उन तक पहुंच सकता है। बाद में बाना सिंह को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। साथ ही इस पोस्ट का नाम भी बाना टॉप कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिशें कभी नहीं छोड़ी। 1 दशक से भी अधिक समय तक उनके हमले जारी रहे, जिसमें 1987, 1989, 1992 और 1995 में बड़े हमले किए गए, जिन्हें भारी हताहतों के साथ विफल होना पड़ा। मुशर्रफ सियाचिन जीतने को लेकर इस कदर पागल थे कि 1999 में मेजर मुशर्रफ ने सियाचिन की आपूर्ति लाइन को काटने और भारत को सियाचिन को खाली करने को मजबूर करने की उम्मीद में कारगिल पर कब्जा कर लिया था और आतंकवादियों की शक्ल में वहां पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन जल्दी ही भारतीय वीरों ने
कारगिल को भी पाकिस्तान के छद्म सैनिकों से मुक्त करा लिया था। आज दोनों पक्षों के पास महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर 150 से 200 छोटी चौकियों पर लगभग 3000 सैनिक तैनात है और दोनों पक्षों द्वारा रखी गई रेखा वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन बन गई है। आज भारतीय सेना की इस 76 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर पर पूरी पकड़ है। नवंबर 2003 से युद्ध विराम के बाद बंदूकें शांत है। भयावह मौसम की स्थिति और जोखिम भरे इलाके के कारण दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए हैं। 2012 में पाकिस्तानी गायरी बेस पर हिमस्खलन की चपेट में आने से उसके 126 सैनिक मारे गए थे। हाल ही में 2016 में इसी तरह के भूस्खलन में 10 भारतीय सैनिक जिंदा दफन हो गए थे, जिनमें से हनुमान थापा की कहानी तो शायद आपको याद ही होगी, जो 6 दिनों तक बर्फ में दबे रहने के बाद जीवित निकले थे, लेकिन बाद में उनको बचाया नहीं जा सका। अब तक सियाचिन में दोनों तरफ से हनुमान थापा जैसे 2000 से ज्यादा सैनिक हताहत हो चुके हैं। वहां उपस्थिति बनाए रखने के लिए भारत को हर साल लगभग $30 करोड़ तो पाकिस्तान को लगभग $20 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान को इस बात का लाभ मिला हुआ है कि ग्लेशियर के पश्चिमी आधार पर उसका कब्जा है, जहां सड़क से पहुंचा जा सकता है, जबकि भारतीय चौकियां आज बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर्स पर निर्भर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सियाचिन पर कब्जा बनाए रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है। यहां रहकर ही भारतीय सेना सियाचिन क्षेत्र में चीनी पाकिस्तानी गठजोड़ को रोक सकती है। आज भारतीय सेना की तैनाती ने न केवल हमें रणनीतिक रूप से मदद की है, बल्कि हमारे सैनिकों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में भी प्रशिक्षित किया है। 1999 का कारगिल युद्ध, 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद की घटनाएं जैसे उदाहरण हैं, जहां सियाचिन में भारतीय सैनिकों के प्रशिक्षण ने न केवल हमें युद्ध जीतने में मदद की, बल्कि पाकिस्तान और चीन के दोनों के चेहरे पर एक करारा तमाचा मारा है। जब तक कोई और समाधान नहीं मिल जाता, भारतीय सैनिक इन कठिन ऊंचाइयों पर दिन रात निगरानी रखते रहेंगे, उन कठिनाइयों को झेलते हुए जिनमें अधिकांश सेनाएं टूट जाती है। और हम बस इतना कर सकते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें सलाम करें। अलविदा।